हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँच जाए। और दूसरी बात, अगर आप रेगुलर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा शेयर करिएगा, जिससे ज़रूरतमंदों के पास मेरा वीडियो पहुंचता रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ को पा सकें। मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था, एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ाया था। उसमें मैंने हिमालय के बारे में बता रहे थे। हिमालय किस प्रकार प्राकृतिक अवरोधक है, ये लाइन मैंने बोली थी, और ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके उसको लिंक डाल दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिमालय के पार्ट्स को। हिमालय की पार्ट मैंने बताया था 4 उपखंडों में बांटा गया है। नदियों के विभाजन के आधार पर हिमालय को 4 उपखंडों में बांटा गया है। वो उपखंड ये हैं: कश्मीरी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत पठार। मैंने बात किया था, बहुत अच्छे से बात किया था। अब उसी के बारे में मैंने कहा था चार्ट बनाएंगे। चार्ट के पहले मैं इस बात को, जैसे एनसीईआरटी में डिक्टो लिखा गया है वैसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद चार्ट की बातें करेंगे। चलिए, मैं बातें करने चल रहा हूँ कश्मीर हिमालय की। कश्मीर हिमालय की खासियत क्या है? कश्मीर हिमालय पे अनेक प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। पहली बात, कश्मीरी हिमालय में ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय और दोनों हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, चारों के पार्ट आते हैं। चारों पार्ट आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके कुछ पर्वत जो इम्पॉर्टेंट पर्वत हैं उनके नाम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब मैं एक मैप बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि किस प्रकार ये कैसे सेट है। अगर मैं कश्मीर का एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करूँ, जम्मू कश्मीर का मैं ये मैप बना रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा कि मैप यहाँ पे बनाना थोड़ा हार्ड पड़ता है। और अगर मैं इन तीनों को दर्शाने की कोशिश करूँ, अक्सर क्या पूछते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल को उत्तर से दक्षिण में सेट करिएगा। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो आप जान लीजिए, काराकोरम है, तब लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। ऐसे क्रम से ये उत्तर से दक्षिण मैंने क्रम बनाया है। नॉर्थ ऊपर होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास मैप है तो मैप खोल के सामने रखिए, जिससे आपको हेल्प होगी पढ़ने में, क्या पढ़ रहे हैं। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग, जो बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, और काराकोरम श्रेणी के बीच में एक ठंडा मरुस्थल है। कह रहे हैं कि ये रहा कश्मीर, बृहद काराकोरम श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में जो घाटी है वो है, उसको कह रहे हैं कि वो एक ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल ये लिखा गया है, ठंडा मरुस्थल है जो ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय, फिर से मैं पेन ले रहा हूँ, बृहद हिमालय, ये रहा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी है। किसके बीच में? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। ध्यान रखिएगा, बात को गौर करिएगा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। विश्व की महत्वपूर्ण हिमानियाँ बल्टोरा और सियाचिन इसी प्रदेश में है। बल्टोरा और सियाचिन इसी प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। सियाचिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सामरिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पहाड़ी क्षेत्र है और हिमनद क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे देश के जवान जो होते हैं वो काफ़ी इतिहास जुड़ा हुआ है इनका। कश्मीर हिमालय में करेवा, मिटा रहा हूँ फिर से, करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा मिट्टी का प्रकार है जिस पे जाफरान की खेती की जाती है। करेवा क्या होता है? करेवा जो होता है वो हिमनद और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। यहाँ पे लिखा गया है, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है इसको
करेवा, ये देखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं टिक कर रहा हूँ। करेवा हिमाचल में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद और चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों हिमोड़ का मोटी परत के रूप में जमाव है, जो जाफरान की खेती के लिए, यहाँ पे लिखा है, खेती के लिए प्रसिद्ध है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल और जास्कर श्रेणी में फोटुला। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुर्लांग जैसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसी कश्मीरी की बात हो रही है, एक कश्मीरी हिमालय में महत्वपूर्ण दर्रे हैं। यहाँ पे कुछ खट्टी, जिसको खारी झीलें कहते हैं, खारी झीलें हैं जैसे डल, मीठी झीलें हैं जिसको अलवणी झील कहते हैं, जैसे डल और वुलर जैसे कुछ महत्वपूर्ण अलवणी झीलें हैं और कुछ लवण युक्त झील भी हैं जैसे पेगांग सो और सोमुरिरी। पेगांग सो के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। मैं बनाते बनाते आपको बताता हूँ। जैसे ये मैं कश्मीर फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, आपके पास मैप होना चाहिए समझने के लिए। ये कश्मीर है, मान लीजिएगा जम्मू कश्मीर है। ये जो ये है पेगांग सो जो झील है, ये भारत और चीन दोनों में आता है। थोड़ा सा चीन भारत में और ढेर सारा भाग इसका चीन में आता है। अभी हाल ही में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जवान के बारे में घाटी पे जो बवाल हुआ है, उसमें पेगांग सो जो भी बोलना है, ये स्पेलिंग लिखिए, आप जो भी पढ़ना पढ़ सकते हो। ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाएंगे। इस क्षेत्र में पाई जाती हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम और चिनाब इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ये बात तो कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पर्यटन बहुत ज़्यादा है, पर्यटकों की भीड़ जमा होती है। यहाँ पे अनेक तीर्थस्थल हैं जैसे चरार शरीफ, अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी आदि यहाँ पर स्थित है। तीर्थयात्री हर साल आते हैं। श्रीनगर जो इनकी राजधानी थी, अब थोड़ा चेंजिंग हुआ है। अब जो जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख दो। अब जो ये श्रीनगर है, ये झेलम नदी के तट में, मुख्य बात मैं यही बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक मैप बनाया गया है, देखिएगा मैं जो बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लद्दाख है, उसके ऊपर कराकोरम है, यहाँ पे फिर उसके बाद जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। इसको आप मैप में अपने जब एटलस में खोल के देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे अलग अलग से आपको बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें देखिएगा, इसमें ये भी दिखाया गया, जोजिला दर्रा भी दिखाया गया है। जोजिला दर्रा और झेलम, चिनाब नदियों का उद्गम भी दिखाने की कोशिश की गई है छोटे से मैप में। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है। झेलम नदी क्या है? युवा अवस्था में बहती है। इसको, ये मुख्य बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये झेलम नदी जो है ये युवा अवस्था में बहती है। नदी स्थल के रूप में विकास प्रौढ़ावस्थल के रूप में हुआ था। इसके बाद है रोचक तथ्य आप पढ़ सकते हो। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्प बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है, जिसका हिस्सा वर्तमान डल झील है। जो डल झील है, डल झील का ही पार्ट है ये झेलम नदी। इनका कहने का मतलब ये है, इसकी बातें हम जब नदियों का उद्गम होगा तो उसमें बातें करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है दूसरा नंबर जो हम पढ़ा रहे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड नदियाँ। उत्तराखंड हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली के बीच में स्थित है। रावी और काली के बीच वाले जो हिमालय के पार्ट हैं, जो हिमालय का पार्ट रावी नदी और काली नदी के बीच में आता है, उसको करते हैं ऐसे मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि आप भी मेरे साथ साथ पढ़ सकोगे।
और मैं भी दिखता रहूँगा छोटा सा। बीच में स्थित है। भारत की दो मुख्य नदी सिंधु और गंगा, जान है पूरी दुनिया की सिंधु और गंगा नदी तंत्र यहीं से अपवाहित होती हैं। इनमें रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, घाघरा भी यहीं पे स्थित है, इसी हिमालय के पार्ट में स्थित है। इनका कहने का मतलब ये है। और ये हिमाचल का सुदूर उत्तरी भाग दक्षिण लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का ही भाग है। इन्होंने क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिएगा। उत्तरी भाग लद्दाख मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल और स्पीति जिले इसी उपमंडल पर स्थित हैं। लाहौल और स्पीति जिले इसी उपमंडल पर स्थित हैं। हिमालय की 3 मुख्य पर्वत, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिसे हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागतीभा और धौलाधर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आया है कि नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे की बात करते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शिवालिक श्रेणी हिमाचल खंड में ही स्थित है। लघु हिमालय है 1000 से 2000 ऊंचाई वाला, 1000 मीटर से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र था। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत यहाँ के नाम दिया गया है। धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत इसी पर स्थित है। अगर आप यहाँ पे यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी का जो क्वेश्चन आएगा, अगर मान लीजिए आएगा, तो 2-3 तरीके से आ सकता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के बारे में बातें करते हैं। पहले यूपीएससी का, फिर उसके बाद यूपीएससी और पीसीएस में ऐसे पूछेगा कि इनमें से किसी का नाम दे देगा 3-4 में और कहेगा कि ये कौन सा पूरब में है, कौन पश्चिम में है, कौन सबसे ज़्यादा पूर्वी में है, या कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, ऐसे आ सकता है। और जो एसएससी बैंक रेलवे में इनको पूछ लेंगे कि ये हिमालय कहाँ पर है, किस राज्य के पास है, ये कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेंगे। आपके दिमाग में ये सारी पर्वत श्रेणियाँ होनी चाहिए। छोटे छोटे पर्वत हैं लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। शिवालिक के बारे में कुछ मैंने कहा ना, जो चार्ट में दिया रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति के बारे में दिया गया। देहरादून के नज़दीक शिवावाला में पाए जाने वाली भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। देहरादून में एक शिवावाला स्थान है जिसमें विशेष प्रकार की भूगर्भिक रचनाएं पाई जाती हैं, जो इंपीरियल सर्वे के मुख्यालय किसी समय यह इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था, बाद में अस्थायी रूप से जो देहरादून में ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसी के नाम पे इस शिवालिक का नाम रखा गया है। चलिए आगे की बातें करते हैं। देखिए, ये मैंने कहा ना कि 11th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो एनसीईआरटी बात कर रहा हूँ, इससे पक्का हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे हर एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत समझ में आ रही है। चलिए, स्थलकित शिवालिक और दून है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दून हैं। चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून आदि हैं। देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। जिसकी लंबाई दिया गया है, आप देख सकते हो। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बन जाता है। ये एसएससी बैंक में तो बहुत ज़्यादा आता है, एसएससी बैंक वगैरह में आते रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भोटिया जनजाति, भोटिया लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। राइटिंग थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे राइटिंग मेरी बन नहीं पाएगी, व्हाइट बोर्ड पे भी नहीं बनती। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं और यूपीएससी में 1 लाइन में कर सकते हैं, जैसे लाइन देते हैं उसमें दे सकता है। अब देखिए कैसे आता है, पूरी तैयारी से हमारे साथ जुटे रहिए आप, अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छा होगा। इनके बारे में कुछ बता रहे हैं कि भोटिया जनजाति खानाबदोश होते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, ऊंचाई में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। ये भी बता रहा है एनसीईआरटी की खासियत। देखिए, एक एक लाइन एक शब्द को डिफाइन करते हुए चल रहा है। शरद ऋतु में घाटियों में लौट जाते हैं।
खानाबदोश क्या होता है? वही जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे होते हैं, जाते हैं कहीं पे खेती करेंगे, चरवाहे टाइप के होते हैं जो कि स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, मौसम की तरह अपना स्थान बदलते रहते हैं। प्रसिद्ध यहाँ पे शरद ऋतु में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी, यहाँ पे देखिएगा फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में है। कौन से पर्वतीय क्षेत्र में है? कौन से पर्वतीय क्षेत्र में है आप देख लीजिए, हिमाचल के उत्तराखंड में, उत्तराखंड वाले हिमाचल के भाग में ये फूलों की घाटी पाई जाती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रयाग नदी संगम है, 5 नदी संगम है, जिसका ये लिख रहे हैं कि आप विवरण देख लेना अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे नदी घाटी। लेकिन मैं नदी घाटी नहीं पढ़ाऊंगा, गंगा नदी, सिंधु नदी तंत्र मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, उसी वीडियो को मैं इस पे डाल दूंगा इस प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। और अगर मुझे समझ में आएगा कि फिर से बनाना पड़ेगा तो मैं बनाऊंगा, उसको बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, उसका भी लिंक मैं गंगा नदी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम पहाड़ी। उसके पहले इस चार्ट को देख लेते हैं, इस मैप को देख लेते हैं, इसमें बताने की क्या कोशिश की गई है, एनसीईआरटी क्या बताना चाह रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा, ये थोड़ा सा नीचे करेंगे, हम अपनी फ़ोटो को ऊपर कर लें तब आपसे बातें करें। देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी साहब। देखिए ऊंचाई के हिसाब से विवरण दिया गया है। ऊंचाई के हिसाब से सिंधु गंगा का मैदान नीचे है, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय है जो थोड़ा सा ऊपर है, फिर मध्य हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर लद्दाख है, कैलाश पर्वत, फिर तिब्बत का पठार। देखिए तिब्बत का पठार, फिर कुनकुन की ढाल। मैंने एशिया पार्ट में इन सब पहाड़ों के बारे में बताया था, आपसे चर्चा किया था, सिर्फ अभी बहुत विस्तार से वहाँ भी नहीं बात की है, करेंगे हम बात, मौका आने दीजिए, बात करेंगे। अब देखिएगा ये रहा अपना ऊंचाई के हिसाब से, देख लीजिए क्यों तिब्बत के पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। इस एक चार्ट ने पूरी तरह डिफाइन कर दिया क्यों कहा जाता है। दार्जिलिंग और सिक्किम के बारे में अब पढ़ते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम के बारे में, एक छोटी परंतु हिमालय की बहुत महत्वपूर्ण भाग है। दार्जिलिंग एक छोटी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण हिमालय का भाग है। नेपाल हिमालय, इसके बारे में देख लीजिए, नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय, इसके पश्चिम में इसका विस्तार है। तेज बहाव वाली तीस्ता नदी इसी भाग में बहती है। कंचनजुंगा लिखा गया है, कंचनजंगा, ऊंची चोटियाँ, गहरी घाटियाँ यहीं पे पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखर पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कौन सी जनजाति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो कि दार्जिलिंग पठार पे लेप्चा जनजाति पाई जाती है। लेप्चा जनजाति, जैसे मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं तो जैसे मैं लिख रहा हूं लेप्चा जनजाति संबंधित है, यूपीएससी का क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति संबंधित है दार्जिलिंग हिमालय से, या लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम का नाम दे दिया, तो वो आप कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे एसएससी बैंक रेलवे में हो, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी सबके लिए है। दक्षिण में जनजाति पाई जाती है, कहाँ गया, और दक्षिण भाग में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ पाई जाती हैं। जनजातियाँ बहुत, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ना, जनजातियों के क्वेश्चन बड़े अजीब से होते हैं, फसाऊ टाइप के होते हैं, फंसा देते हैं, चाहे जितनी आप अच्छे से रट्टा मार लीजिए आप नहीं चढ़ पाएंगे। जैसे ऐसे पढ़ेंगे ना आप मैप के साथ साथ तो आप कर पाएंगे। आप समझ तो रहे हैं ना मैप में कहाँ मैं चल रहा हूँ। जैसे ये रहा, ये आप थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ये रहा भूटान, अगर मैं कलर चेंज कर दूँ पेन का अपने, भूटान, नेपाल और ये रहा सिक्किम को एस से लिख दे रहा हूँ, सिक्किम। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह की। ये रहा दार्जिलिंग क्षेत्र,
समझ लीजिएगा, मैप आपके साथ होना चाहिए, तभी आप बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैप बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैप और साथ साथ पीडीएफ पढ़ाना बड़ा मुश्किल सा लगता है, बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में। चलिए क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, नेपाल जनजाति पाई जाती है। यहाँ प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी जीवाश्म मिट्टियाँ, संपूर्ण वर्षा का होना तथा मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए थे। आपको पता होगा दार्जिलिंग क्षेत्र जो है वो चाय के बागान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं यहाँ दिख रहा हूँ दार्जिलिंग पठार के क्षेत्र में चाय के बागान बहुत प्रसिद्ध है। ये जो लिख रही है लाइन, ये लाइन कभी कभी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आ जाती है, इसलिए मैं पूरे पढ़ रहा हूँ। बाकी हिमालय क्षेत्रों से यह भिन्न है क्योंकि यहाँ पे दुआर स्थापित पाई जाती हैं, जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। चाय की खेती के लिए चाय की खेती कैसे की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है पहाड़ों पे। चाय का फसल जो होता है वो हमेशा पानी में रहे, लेकिन उसकी जड़ों पे पानी रुकना नहीं चाहिए, वो जड़ें सड़ जाती हैं। इसलिए चाय के पौधों पे हमेशा पानी आता रहे और बहता हुआ पानी रहे, रुकना नहीं चाहिए। दुआर जनजातियाँ पाई जाती है दार्जिलिंग, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय एक रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। चलिए अब अरुणाचल हिमाचल की बात करते हैं, अरुणाचल हिमालय की बात करते हैं बिना किसी देरी के। मैं इधर चला जाता हूँ, अरुणाचल हिमालय की बातें करते हैं। यह भूटान हिमालय से लेके पूर्व में डीफू दर्रे तक है। अभी डीफू दर्रा कहाँ है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करिए, कमेंट प्लीज़। ये आपके लिए कमेंट करने की बात है, आप कमेंट करिएगा कहाँ पे स्थित है, ये आप बताओ मुझे। इस क्षेत्र में मुख्य चोटियाँ में कांगतू और नामचा बरवा कहाँ पे है? अरुणाचल हिमालय में है। नामचा बरवा कहाँ पे है? अगर आप सिंधु नदी तंत्र देखे होंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का वीडियो देखे हैं अगर आपने, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बात किया है। और वैसे भी नामचा बरवा जो है हिमालय की जब बात किया था, उसके मैंने हेयर पिन पॉइंट बताया था, हेयर पिन की तरह जो मुड़ता है वही है नामचा बरवा। ज़्यादा बातें मैप के साथ करेंगे। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेजी से बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। जो मैंने बात किया था ब्रह्मपुत्र नदी में, नदियों ने इनको काट दिया, काटने से गार्ज बन गया। गार्ज कैसे बना? जैसे ये देखिएगा, हिमालय उठ रहा था, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई हिमालय उठ रहा था, और हिमालय के उठने के साथ साथ ये नदियाँ बह रही थी। इन नदियों ने हिमालय के उठने के साथ साथ अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं किया, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदियाँ भी कहते हैं। मार्ग में परिवर्तन न करते हुए हिमालय के जितने मार्ग में आ रहा था हिमालय के पर्वत को इन्होंने काट दिया, हिमालय के पर्वत को अच्छे से काट दिया, और काटने के कारण उसमें एक गड्ढा बन गया, जिसको गार्ज कहा जाता, वही बात है। नामचा बरवा के पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है, जिसकी बात अभी भी जस्ट की। कामेंग, सुमनसिरी, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, कामेंग। ये मैं मैप में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में मैंने बहुत बढ़िया से बता चुके हैं। शायद आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वीडियो नहीं डाला हूँ, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र का वीडियो मैं डाल रहा हूँ, मैंने बना रखा है, मैं अभी तक डाल नहीं पाया हूँ, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, तभी तो कह रहे हैं आप कैसे देखे होंगे। उसका लिंक मैं डाल दूंगा, जब भी डालेंगे आगे पीछे इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यह 12 नदियाँ हैं, जलप्रपात बनाती हैं। यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है, जहाँ जलप्रपात होगा वहाँ जल विद्युत उत्पादन बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे जल विद्युत बनता कैसे? टरबाइन होती हैं, टरबाइन में पंखुड़ियाँ होती हैं। जब पानी इस टरबाइन के
इस टरबाइन के किसी पंखे पे पड़ता है तो ये पंखे मूव करने लगते हैं, और पंखा मूव करता है तो जहाँ पे वो बैटरी जो वो विद्युत क्षेत्र बनाया जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई सर्किट घूमता है, कुंडली घूमता है, तो वहाँ पे बिजली उत्पन्न हो जाती है। उस कुंडली में, उस सर्किट में विद्युत धारा बहने लगती है। ये मैं फिजिक्स में बातें करूँगा, थोड़ा सा फिजिक्स का, साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसलिए थोड़ी सी बातें कहिए बिना रह नहीं जाता है। अरुणाचल हिमालय की प्रमुख विशेषता, अरुणाचल हिमालय की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। अरुणाचल के बारे में मैंने बात किया था एक बार, किसी वीडियो में बात किया था, या नहीं किया होगा तभी कर रहा हूँ। अरुणाचल हिमालय जो है, अरुणाचल एक का बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जो आज भी वहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते हैं। जंगल में क्या चल रहा है नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग डेटा में हैं, लेकिन रियलिटी और डेटा, रियलिटी और ये सर्वे और रियलिटी में बड़ा फ़र्क है। ये कहना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन सच बात यही है कि बहुत सघन बन पाए जाते हैं वहाँ पे। इस क्षेत्र के वासी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे कुछ जनजातियों के नाम दिए गए, मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा जनजाति रहती है। नागा जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है, आप जानिएगा। ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ज़्यादातर जनजातियाँ झूम हैं, झूम खेती करती हैं। झूम खेती क्या होता है? झूम खेती क्या होता है? झूम खेती में जैसे कहीं पे गए, जो फसलें हैं उनको जला दिया, जो भी पेड़ पौधे हैं सबको जला के जब राख हो जाता है तो वहाँ पे अपना फसल बोते हैं, और फसल बोने के बाद काटे, अपने फसल को उग जाए और काटे, उसके बाद उस ज़मीन को परती छोड़ के चले जाते हैं। उसको झूम खेती कहते हैं। इसको स्लैश और वर्ण खेती भी कहते हैं। मैंने भारतीय मृदा में इसकी बात की थी। ये देखिएगा, मैं पूर्वी हिमालय की बात करने चल रहा हूँ। पूर्वी हिमालय की बात आ गई। चलिए पूर्वी हिमालय की बात करते हैं। पूर्वी हिमालय की बात करने से पहले यहाँ पे मैप बना हुआ है, तो मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्वी हिमालय की बात जो है, पूर्वी हिमालय में कुछ प्रमुख बातें हैं। एक मिनट, मैप थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए, कंचनजंगा दिखाया गया है, एवरेस्ट चोटी भी दिखाई गई है। पूर्वी हिमालय का नहीं, नेपाल हिमालय का भाग है। ये भूटान में जेलपेला दिखाया गया है, डाफला बोमलो दिखाया गया है। पटकाई बूम पर्वत कहाँ पे है ये देख लीजिए, यहाँ पे है पटकाई बूम। नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की तीन प्रमुख हैं, तीन प्रमुख पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, डाफला, बोमड़ी हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पड़ता है? ये रहा नमचा बरवा, ये रहा, ये नमचा बरवा पर्वत श्रेणी है। नमचा बरवा के बारे में मैंने चर्चा किया था। क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे क्वेश्चन बनेगा कि पटकाई बूम जो है, पटकाई बूम कहाँ पे स्थित है? पटकाई बूम नागा और मिजो में सबसे उत्तरी कौन सी है? फिर क्या नागा और पटकाई बूम में उत्तर, सबसे उत्तर कौन है? पूर्व पश्चिम कौन सा है? यूपीएससी ऐसे पूछता है। जहाँ पे आपका दिमाग नहीं जाएगा वहाँ पे यूपीएससी पहुँच जाती है, ध्यान रखिएगा। और एसएससी बैंक भी उसी का नकल कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस तो नकलची है ही, स्टेट पीसीएस नकलची है, सच में नकलची ही है। चलिए अब बातें करते हैं पूर्वी हिमालय की। पूर्वी पहाड़ियों में हिमालय तथा पूर्वोत्तर के सारे पहाड़ियों के बारे में दिया गया है। यहाँ की पहाड़ियों को स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं नाम से जनजातियाँ भी हैं। पहाड़ी और जनजाति एक ही नाम से पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा कि पहाड़ी जो भी हैं, जैसे नागा पहाड़ी पे नागा जनजाति के लोग रहते हैं, गारो खासी में गारो खासी के लोग रहते हैं। यह नीची पहाड़ी का क्षेत्र है जहाँ पे झूम या स्थानांतरी किसी की जाती है। झूम को स्थानांतरी या ब्रूफस खेती भी कहते हैं। ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नालों द्वारा अलग हो जाती हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है। बराक वही नदी है जो जाके ब्रह्मपुत्र और गंगा का जब मिलन होता है, जिसको जमुना बोलते हैं, जमुना से मिल के बराक जमुना जब बनती है, उसके बाद बराक जाके जमुना की सहायक नदी बन जाती है। मणिपुर घाटी में एक झील है जिसे लोकटक कहते हैं।
लोकटक झील के बारे में कुछ खास बात है। लोकटक झील में तैरते हुए स्कूल पाए जाते हैं। लोकटक झील में छोटे छोटे पिंड नुमा तैरती हुई द्वीपें पाई जाती हैं। बहुत सारी बात है। मिजोरम बेसिन को, मिजोरम जिसे मोलसिस बेसिन कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। अब कोई ये क्वेश्चन मत करिएगा कि मिजोरम कहाँ पे है। मिजोरम के बारे में आप ये देखिएगा, अगर आप ये रहा, अगर ये भूटान है, भूटान के बाद ये रहा नागालैंड, मिजोरम, ऐसे हैं। यहाँ पे आप जाके, आप, मैं बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ से, आप मैप में देख लीजिए। मैप आपके पास होना चाहिए, मस्त है, आपके पास मैप होना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं क्लास आपका ले रहा हूँ लेकिन मेरे पास मेरा एटलस खुला हुआ है। मैं मुड़ मुड़ के मैं खुद देख ले लगता हूँ अगर मुझे लगता है कि डाउट है तो, इसलिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे पूछ सकता है। आप अगर यूपीएससी में एक स्टेटमेंट दे दिया, नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, आप स्टेटमेंट सीधे सीधे दे देता है, सीधे सीधे यूपीएससी में डाल देता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यूपीएससी बहुत बारीक चीज़ें पूछता है, ध्यान दीजिएगा। और वही क्वेश्चन रिपीट मार के पीसीएस वगैरह भी पूछते हैं। आप अगर यूपी पीसीएस दे रहे हो तो आप देख ही चुके होगे उसका लेवल क्या है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदी है। मिजोरम और मणिपुर की दो सहायक नदी बराक की सहायक नदी है, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। बराक नदी मेघना नदी की सहायक नदी है और मेघना नदी जमुना नदी की सहायक नदी। जमुना, यमुना नहीं, जमुना। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद बंगाल में, बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदी चिदवंदी नदी, क्या नाम है इसका, चिदवंदी नदी की सहायक नदी, अब यहाँ पे है सहायक नदी है, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी है। फिर से ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं। मणिपुर में बहने वाली चिदवंदी नदी, ये रही नदी, और ये इरावदी नदी, जो इरावदी नदी है उसकी सहायक नदी है, जो म्यांमार को दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है। मैंने एशिया, दक्षिण एशिया में बहुत अच्छे से इरावदी नदी के बारे में चर्चा की है, आप जाके देखिएगा। आप ऐसे एक क्लास में आपको मैं पूरी चीज़ें ऐसे घोल के नहीं पिला सकता ना, आपको देखना है, एनसीईआरटी समझना है, तो चीज़ें कई जगह पे मैंने डाली हैं और जो नहीं डाली हैं वो डालता रहूँगा। आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे और पूरे देखने पड़ेंगे, और कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है आपको मेरे क्लास में। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। और सबको शेयर करिए और मेरा हेल्प करिए इस फ्री क्लासेस को सबके पास पहुँचाने में। चलिए आगे बात करता हूँ। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। अब उत्तर भारत के मैदान के बारे में चर्चा करनी है हमको। उत्तर भारत का मैदान बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है, जिसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है और गहराई 1000 से 2000 मीटर है। गहराई 1000 से 2000 मीटर है और चौड़ाई 150 से 300 मीटर है। देखिए, जैसे ये जम्मू कश्मीर में बना दूं, अगर ये जम्मू कश्मीर है, थोड़ा समझिएगा, ये भारत का हिस्सा जो भी है, ये रहा, ये वाला भाग जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला भाग, ये है गंगा, उत्तरी भारत का मैदान। ये हिमालय का थोड़ा सा आ गया है। ये रहा ये भाग, यूपी, दिल्ली से लेके यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तक मान सकते हो आप, गहराई है। जिस उत्तर पूरब से पश्चिम में इसकी लंबाई दे रहे हैं, पूरब से पश्चिम में ये 3200 किलोमीटर लंबा है, 3200 किलोमीटर लंबा है। उत्तर से दक्षिण दिशा में मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है।
ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज हो आपको चेक करने के लिए ये क्वेश्चन आएगा कि मैदान को जलोढ़ मिट्टी को किस 3 भागों में बांटा गया है? भाभर, तराई, जलोढ़। भाभर, तराई और जलोढ़, इनमें 3 भागों में मैदानी भागों को बांटा गया है, भाभर, तराई और जलोढ़। भाभर जो होता है, अब देखिए भाभर, अब इसके बारे में, भाभर के बारे में आगे, हाँ भाभर के बारे में लिखा गया है। भाभर 8 से 10 मीटर, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपादों को, पर्वत जो हैं, जो पर्वत हैं हिमालय के एकदम लास्ट वाले शिवालिक पर्वत के एकदम से पैरों के पास से शुरू होता है और 8 से 10 किलोमीटर रेंज में इसका भाभर का क्षेत्र आता है। क्योंकि ये पर्वत का क्षेत्र है, इसमें बड़े कंकड़ पत्थर होंगे, इसमें बड़ी बड़ी कंकड़ पत्थर देखिएगा बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ लिखा भी है भारी जल भार के कारण बड़े बड़े सैल और गोलास में जमा हो जाते हैं। जो नदियाँ हैं वो भी लाती हैं और वैसे भी पर्वत के नीचे पत्थर वगैरह होते हैं। नदियाँ जब लाती हैं भारी जल भार और बड़े बड़े पत्थर तो यहीं पे जमा हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये नदियाँ इसी पत्थरों के बीच में गुम हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, खो जाती हैं। यहाँ लिखा है बड़े साफ से, मैं एक अक्षर भी, एक लाइन भी अपने मन से नहीं बोला, कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। और भाभर के दक्षिण में, भाभर जहाँ पे ख़त्म हुआ 8 से 10 किलोमीटर के बाद, दक्षिण में तराई क्षेत्र पाया जाता है, तराई क्षेत्र पाया जाता है। अब तराई क्षेत्र के बारे में मुख्य बात है, तराई क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर का रेंज है और लुप्त नदियाँ यहीं पे निकल आती हैं। जैसे पर्वत के पैरों में नदियाँ लुप्त हुई हैं तो अब यहाँ पे निकल आती हैं, 10 से 20 किलोमीटर के रेंज में निकल आएंगी, अचानक से निकल आती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इनकी कोई निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी कोई निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बना लेती हैं। व्हाट इज़ अनूप? अनूप, कमेंट प्लीज़। इसके अनूप के बारे में हम बताएंगे आपको बहुत अच्छे से, लेकिन आप कर लीजिए। अगर आप अनूप के बारे में पढ़ना हो तो आप पढ़ना क्या, आप अगर दृष्टि IAS का एक आता है क्विक बुक, उसमें बहुत बढ़िया सा अनूप के बारे में, तराई के बारे में दिया गया है, उसको भी पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ने में कोई दोष नहीं है, आप सारी बुकें पढ़ते रहिए। अच्छी बुकें ज़रूर मैं प्रेफर करूँगा पढ़ने के लिए, बताऊँगा, आप पूछ सकते हो। और हाँ, आपसे एक बातें करनी थी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना है फ्यूचर विथ आशुतोष का। आप अपने नाम के साथ मुझे हाय और कमेंट करिएगा मेरे नंबर पे, नंबर आपको मेरे अबाउट में मिल जाएगा। प्लीज़ व्हाट्सएप ही करिएगा, कॉल करना नॉट अलाउड, डोंट कॉल मी, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तराई में जब नदियाँ उत्पत्ति होती हैं, क्योंकि ये नया एकदम जलोढ़ की ताज़ी मिट्टी होती है, तो यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ उत्पन्न हो रही हैं, नमी बराबर बनी रहती है और मिट्टी तो है ही अच्छी। तराई के दक्षिण भाग में पुराने और नए जलोढ़ हैं, पुराने और नए जलोढ़ हैं, जिनको 2 भागों में बांट रहे हैं, खादर और बांगर और खादर। जलोढ़ तराई के दक्षिण में जलोढ़ है। फिर से रिवीजन करता हूँ, एक है, आपको फिर से ऊपर लेकर चल रहा हूँ, जैसे भाभर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ, भाभर, तराई, जलोढ़। एडजस्ट करिएगा, राइटिंग थोड़ी अटपटी सी है। भाभर जो है 8 से 10 किलोमीटर रेंज में है, यहाँ पे मोटे मोटे बड़े बड़े विशाल पर्वत पाए जाते हैं, इसलिए नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं, नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। और जो नदियाँ विलुप्त हुई वो तराई में मिल जाएंगी, यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। और जलोढ़ तो मिट्टी है ही है। जलोढ़ को 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर, खादर और बांगर, ये लिखा गया है। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि नया कौन है, पुराना कौन है। खादर खा से बना है, खा मीन्स खाना, खा मीन्स खाना, और खाना हम क्या करते हैं, हमेशा ताज़ा खाते हैं, तो इसलिए खादर मतलब ताज़ी मिट्टी, ताज़ी मतलब नई मिट्टी खादर होगी, और बांगर पुरानी होगी, ऑब्वियस है, दूसरी पुरानी होगी। देखिएगा, इस मैदान में नदी प्रौढ़ावस्था में बहने वाली अपर्दन और निक्षेपणकारी स्थलाकृति बनाती हैं। बालूरोधी, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, बालूरोधी, बिशर्प, गोखुर झीलें। गोखुर झीलें क्या होती हैं बता रहा हूँ,
गुम्फित नदियाँ क्या है मैं बताया हूँ। गोखुर जिले क्या है, जैसे नदी आ रही, ये नदी जा रही है, थोड़ा सा कठोर मिट्टी पड़ी या कुछ हुआ, इस नदी ने अपना विसर्ग बना दिया। विसर्ग मतलब ऐसे चली गई, और कुछ समय बाद बहाव तेज हुआ या किसी अन्य कारण से इस नदी का मन नहीं किया कि वहाँ से बहें। अब क्या करेगी, ये रास्ते में अपना रास्ता छोटा कर देगी या सीधा हो जाएगा। ये नदी जो ऐसे जा रही थी अब ऐसे जाने लगी, तो यहाँ पे जो पानी रुक जाएगा, ये वाला भाग जो आपको मैं हरे और नीले से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये वाला भाग जो नीला भाग है, ये जो पानी रुक जाएगा वो झील बन जाएगी, गोखुर झील का निर्माण होगा। गोखुर झील, डल झील भी एक गोखुर झील है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र समय समय पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ तो आएगी, जहाँ नदियाँ विसर्ग बनाती हैं वहाँ बाढ़ आती हैं। जैसे ये बिहार में देख लीजिए, आजकल बाढ़ चल रहा है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ चल रहा है, उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से बाढ़ में डूब रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टियाँ हैं। ये जलोढ़ मिट्टियाँ कमज़ोर होती हैं, कमज़ोर कहना गलत होगा, कमज़ोर क्या, नई मिट्टियाँ होती हैं, बालू और निक्षेप ताज़ी मिट्टियाँ होती हैं, इनको काटना आसान होता है। नदियाँ जब पर्वत को काट दी, हिमालय को काट दी, तो मिट्टी को काटने में कितना टाइम लगेगा, काट देती हैं, इसलिए इनको गुम्फित बहती रहती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने में बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। 5 प्रकार के डेल्टा होते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, इसलिए अभी यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। 5 प्रकार के डेल्टा होते हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है। यह सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के जल विभाजक के रूप में है। एक कह सकता हूँ मैं वाटरशेड की तरह है, जल विभाजक के रूप में है। वाटरशेड क्या होता है अभी मैं जस्ट अगली क्लास में बहुत अच्छे से बातें करेंगे, है इसी में दिया गया है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, ये बात मैं कर चुका हूँ, परंतु बांग्लादेश में ये सीधे दक्षिण दिशा में 90 डिग्री में मुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी का मिलाव होता है और जमुना बनती है, फिर उसके बाद होता है। यहाँ कई प्रकार की फसलें, गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, जहाँ खाना मिलेगा वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक रहेगा ही रहेगा, आपको पता ही है। चलिए, जनसंख्या घनत्व अधिक रहता है। अब बातें करते हैं प्रायद्वीपीय पठार मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं भी छोटा सा दिख रहा हूँ और आपके स्क्रीन पे जो आपकी PDF फाइल है वो पूरी अच्छी तरीके से दिख रही है। तो हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।